हेलो गाइस, एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी लेकिन सर भूल गए। हम स्टार्टअप 9th से 10th से या 11th में भी हमने पढ़ा था, लेकिन और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ख़ास ख्याल नहीं रखा, लेकिन जब बोर्ड क्लास है तो बोर्ड क्लास में लगता है कि अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हो सकता है हमारी परसेंटेज पर भी फ़र्क पड़ेगा। आज उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। खासकर आज वो लोग जो है फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे तो उनको ये लगेगा कि हाँ, अब हम फिजिक्स में कुछ कर पाएंगे। चलिए, वो तो खैर आपको वीडियो को देखने के बाद में पता चलेगा, और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग अब फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हम चलते हैं एक छोटी सी कहानी में आपको बताता हूं फिजिक्स की दुनिया में। जैसे कि ये पहला ही चैप्टर ये 11th क्लास का था जो है, लेकिन अब ये 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स आ गए हैं और जिन्होंने 11th में फिजिक्स पर जो है कमांड नहीं रखा था या ध्यान नहीं दे पाए, तो उन लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास के ही एक छोटे से टॉपिक से, और मैं बाद में इसी को आगे चल के 12th से ऐड कर दूंगा। तो अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि हम फिजिक्स की दुनिया में जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है 11th क्लास का, ये चैप्टर हुआ करता था फर्स्ट, आज भी है खैर, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब समझते हैं संसार, फिजिक्स की दुनिया। फिजिक्स की दुनिया में सबसे पहले हम जाते वक्त हम देखते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे विज्ञान के। विज्ञान क्या है? साइंस। सबसे पहला वर्ड आया हमारे लिए विज्ञान। साइंस क्या है हमारे लिए? तो भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। यानी भौतिक जगत का मतलब जो हम अपने आसपास, अपने सराउंडिंग एरिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, जितनी बार भी घटनाएं हम देखते हैं, जैसे कि हाथ से हमने मान लीजिए कोई बॉल छोड़ा हमने, तो वो जमीन पर गिरा, वो किस कारण से गिरा उसके बारे में उसका रीज़न पता लगाना, या फिर जो है जहाज का जो है टेक ऑफ होना, या फिर मक्खन का निकलना, दही से जैसे मक्खन को निकालते हैं उस मक्खन का निकलना, ये सब बातें जो हैं फिजिक्स के अंडर आती हैं। सभी बातें, हवा का चलना या NXYZ, और भी आप बात कर सकते हैं, कई सारी परिघटनाएं आप देखते हैं अपने सराउंडिंग एरिया में। ठीक है, तो अपने भौतिक जगत में जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान शब्द का अंग्रेजी में जो वर्णन है वो साइंस द्वारा किया जाता है, और साइंस शब्द जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था, सिंटिया। उस सिंटिया से ये वर्ड बना है साइंस, जिसका की अर्थ होता है, सिंटिया का अगर अर्थ हमने हिंदी में निकाला तो उसका अर्थ होता है जानना, टू नो। तो यानी किसी भी बात को विशेष रूप से जानना या फिर क्रमबद्ध तरीके से उसको समझना ही हमारे लिए विज्ञान होता है। विज्ञान एक वृक्ष के माफिक होता है, वृक्ष जैसा होता है, जैसे वृक्ष पर डालें होती हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं उसकी। ठीक है, तो उन्हीं में जो है एक पहली शाखा हमारे लिए हमें मिलती है यहाँ पर भौतिकी या भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, ये विज्ञान की ही एक शाखा है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से देते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। यानी प्रकृति के बारे में बताती है, जैसे कि प्रकृति में मैंने अभी बताया, अगर हमने एक बॉल छोड़ा या अपने हाथ से पेन है, अगर आप इसे नीचे छोड़ेंगे तो ये नीचे जाकर के गिरेगा, तो ये किसके कारण गिरा? प्रकृति में कुछ है जो इसको नीचे खींच रहा है। तो प्रकृति के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि बिजली का कड़कड़ाना, बिजली कड़कड़ाती है तो ये प्राकृतिक घटना ही तो है। ये बारिश का होना, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, प्राकृतिक प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जहाँ व्याख्या होती है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। या फिर एक और इसकी डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि इसमें हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे और ऊर्जाओं के विभिन्न स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे, और द्रव्य से उनकी ऊर्जाओं की अन्योन्य क्रियाओं के बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है,
अब आता है भौतिकी को अंग्रेजी में हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम फिजिक्स कहते हैं भौतिकी में, उसमें अंग्रेजी में भौतिक को, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। ये ग्रीक वर्ड था, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था फ्यूसिस, जिसका की अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति यानी नेचर, नेचर के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। ये मैंने पहले से इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि अगर मैं इसको आपके सामने लिखता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ये लैंग्वेज मैंने पहले से ही लिखी हुई है इसलिए, ठीक है। आगे अब मैं बात कर रहा हूँ भौतिकी का, ये अगला टॉपिक है कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। अब इसका स्कोप क्या है एंड इसका एक्सपेंशन क्या है फिजिक्स का, अब ये पढ़ेंगे हम। तो भौतिकी की विभिन्न शाखाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। भौतिकी को दो भागों में विभाजित यहाँ पर किया गया है। पहला होता है चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंडर कौन कौन सी बातें आती हैं। तो पहली बात आती है यांत्रिकी, जो क्लासिकल फिजिक्स के अंडर आती है। मैकेनिक्स जिसे हम बोलते हैं, यांत्रिकी। इसके अंतर्गत हम करते क्या हैं कि इस विषय के अंतर्गत वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं की जो गति होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, या उसके विस्थापन के बारे में। यानी सीधी बात यहाँ पर सीधा ये है कि उसका जो वेग होगा, वेग के बारे में यानी कि गति के बारे में जहाँ अध्ययन करते हैं हम, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। जैसे हमने न्यूटन के नियम पढ़े थे छोटी क्लास में, ठीक है। तो इसकी एक शाखा तरल यांत्रिकी भी होती है। तरल यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे कि पानी का चलना, शहद का बहना, ये सब बातें जिसमें तरल द्रव्य तथा गैस के गति व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसमें अब हम इनके तरल की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके अंदर? तरल यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ये पहला पॉइंट है चिरसम्मत भौतिकी का, यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंडर हम सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो गति के बारे में करते हैं। किसके बारे में करते हैं? बात गति के बारे में करते हैं। और वो गति जो है वस्तुओं के लिए भी करते हैं, और दूसरी बात फ्लूइड के लिए भी करते हैं। शहद हुआ, पानी हुआ, और आपके लिए ऑयल हुआ, कोई सा भी, ठीक है। इनकी गति के बारे में अध्ययन करते हैं। वो अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? चिरसम्मत भौतिकी के अंदर आता है, जिसे हम यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स के अंडर हम क्या पढ़ेंगे? ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंडर आता है, ठीक है। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इन बातों को। देखिए, जब हम नई क्लास में आए तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको नई भी मिलने वाली होती हैं। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं हमें, ठीक है ना। कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती हैं, कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट हमें अपने दिमाग में याद रखने पड़ते हैं, बिल्कुल, तब कुछ बात बनती है आगे के लिए। तो हम ऊष्मागतिकी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय में गति का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने जो भी सिस्टम होंगे उसकी जो गति होगी, उस गति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोई चीज कितनी देरी में गर्म हो रही है, कितनी जल्दी ठंडी हो रही है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं ऊष्मा गतिकी के अंदर, ठीक है। फिर आती है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। हालांकि ये ऊष्मा गतिकी और मैकेनिक्स जो अभी हमने पढ़ा था पीछे, यांत्रिकी, वो हमारी 11th क्लास में रह चुका है। लेकिन अब ये जो है विद्युत चुंबकत्व, ये हम यहाँ 12th क्लास में भी इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अंतर्गत, विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत, विद्युत चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जो है इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, और मैग्नेट की बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म की भी बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, उन वेव के बारे में भी हम बात करते हैं कि चुंबक में से कुछ तरंगें निकलती हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर है चौथा पॉइंट, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि, यानी कि क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। इसमें अब हम वेव्स के बारे में बात करेंगे और साउंड के बारे में बात करेंगे। तो कहा जा रहा है इसमें हम कंपन व प्रगामी या अप्रगामी तरंगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है हमारे लिए प्रकाशिकी, जो कि 12th का सबसे ज्यादा
मेन टॉपिक होने वाला है आपके लिए। जब ये फिजिक्स आगे हम बढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस जब हम कवर करेंगे, उस कंडीशन में प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट मानी जाती है। बहुत अच्छा इनमें से सब कुछ आता है। इसमें से ये कंपटीशन में भी इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। लेकिन अभी आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप आगे कंपटीशन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि आपके कंपटीशन होते हैं रेलवे वगैरह के, उनमें टेक्निकल में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन, संचरण का मतलब चलने की दिशा जो होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं और संचरण की बात करते हैं, यानी गति की बात करते हैं। लेंस तथा दर्पणों के माध्यमों से बनने वाले प्रतिबिंबों, लेंस या दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों के बारे में बात करते हैं। अपवर्तन के बारे में बात करते हैं, परावर्तन के बारे में बात करते हैं, व्यतिकरण के बारे में करते हैं, विवर्तन तथा ध्रुवण के बारे में भी हम बात करते हैं। और उन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें प्रकाशिकी का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। जो भी मैंने आपको इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये सब आपने नोट करना है, आपको नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि मैं आपको 1 बाय 1 हर दिन एक वीडियो दूंगा और जिससे मैं आपको पूरा फिजिक्स में कराने वाला हूं। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट इसमें आता है आधुनिक भौतिकी। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपेक्षिकता, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होती है कि इस विषय के अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। आपेक्षिकता के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, जो प्रकाश के वेग के तुल्य से चलते हैं। हम उन पिंडों की गति का अध्ययन करेंगे जो कि प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से चलते हैं। जैसे कि प्रकाश का वेग चलता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना मीटर 1 सेकंड में चल जाता है। ऐसे ही कुछ पिंड हैं जो कि वह भी इतनी ही गति से चलते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं आपेक्षिकता के अंतर्गत। ये फिजिक्स की दुनिया है, इसमें हम सब कुछ पहले ये जान ले रहे हैं कि किसके अंतर्गत हमें क्या बात करनी है, किसके अंतर्गत हमें क्या बात करनी है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमने सबको ओपन करते हुए चलना है। सबके बारे में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलेंगे। सब पर जो है मैं एक अच्छे तरीके से, मतलब सबको मैं डिफाइन करूंगा 1 बाय 1। ऐसा नहीं है कि आपको ये बता दिया गया है तो सिंपल, अभी ये सिंपल आपको डेफिनेशंस बताई जा रही हैं, देन आपको आगे इनको पूरा डिफाइन किया जाएगा सही तरीके से, पूरा ओपन करके। इसके बाद में आता है क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स। क्या होती है कि इस विषय के अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों, प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए, जो इस चैप्टर इसमें इस क्लास में आपके लिए मायने रखता है, सबसे ज़्यादा महत्व रखता है ये। तो इसके अंतर्गत हम आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। और यह चिरसम्मत भौतिकी का आधुनिक भौतिकी के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। सेतु का मतलब ब्रिज। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपके चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के साथ में जो है एक ब्रिज का वर्क करती है। ठीक है ना, यानी कि दोनों में एक रिलेशन दिखाती है, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में। कौन? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। अगला पॉइंट आता है फिर तीसरा, परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत हम करेंगे परमाणु संरचना तथा परमाणु के गुणों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ये भी एक अपने आप में यूनिट होगी। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इस विषय के अंतर्गत परमाणु के नाविकों तथा उसके गुणों का अध्ययन करेंगे। नाविक के बारे में अध्ययन किया जाता है नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत। अब सबसे ज्यादा जो छोटी बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात अगर आप लोग जानते हैं तो आप फिजिक्स काफी अच्छे तरीके से आप लोग करने वाले हैं, हर बात आपके समझ में आने वाली है। मैं पहले आपको बेसिक करा रहा हूं, बिल्कुल जो बेसिक आपको आना चाहिए, देन आप फिजिक्स समझ पाएंगे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है ना, आगे आने वाले जितने बार भी हम वर्क करेंगे आगे, तो उनमें हमें जो है काफी सारी पुरानी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। मैं इस वीडियो में और इससे एक और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंतर्गत मैं आपका बेसिक पहले क्लियर करूंगा, देन 12th का आपका जो भी सिलेबस है देन मैं वो सिलेबस आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, कि वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, वे राशियां जिन्हें मापा या
तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि हंसी, क्या हंसी को तोला जा सकता है, नापा जा सकता है? मान लीजिए कोई आदमी हंस गया कितने मीटर हंसा मैं, कोई बता सकता है? या मैं कितने ग्राम हंसा, कितने किलोग्राम हंसा मैं, तो इसको नहीं बताया जा सकता। इसलिए हंसी क्या है, ये भौतिक राशि नहीं है। जिन्हें नापा या तोला जा सके वे भौतिक राशियां होती है, जैसे कि द्रव्यमान यानी कि किसी भी बॉडी का मास, ठीक है, और लंबाई और समय, बल, वेग, कार्य आदि। लंबाई को आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नाप सकते हैं, समय को सेकंड, आवर या डे या वीक या ईयर में आप नाप सकते हैं, और द्रव्यमान यानी कि मास को आप केजी, ग्राम, टन, क्विंटल, इसमें भी आप इसे नाप सकते हैं। बल को न्यूटन में, डाइन में आप नाप सकते हैं। वेग मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, कार्य को जूल में भी नापा जा सकता है आदि। इसके बाद में बात आती है मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, मूल राशियां कौन सी होती हैं? कि वे भौतिक राशियां जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी कौन सी राशि है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है? जैसे कि यांत्रिकी में द्रव्यमान, मैकेनिकल मास जो होता है किसी भी चीज का, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर अगर मान लीजिए 60 kg वेट है और मेरी क्लास में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई, मान लीजिए मेरे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो गई 60, पहले 50 थी अब 60 हो गई, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ जाने से मेरा वेट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, डिपेंड नहीं करता ना उन पे। ऐसे ही अगली बात होती है लंबाई की, ऐसे ही लंबाई भी किसी पर डिपेंड नहीं करती है। टाइम तो किसी पर डिपेंड करता ही नहीं है, बताइए टाइम किसी पर डिपेंड करता है? घड़ी कभी कह सकती है कि रुक जाओ सर को आ जाने दो तभी चलेंगे आराम से, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सब मूल राशि इनको माना गया है। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब बात करेंगे अब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं तथा इन राशियों पर निर्भर करती हैं, यानी मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे कि संवेग, बल, कार्य आदि। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। सब ने पढ़ा है ये तो भैया, न्यूटन का दूसरा नियम है, ये तो सबने पढ़ा है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान रखेंगे, अब कुछ चीजें नई भी मिलने वाली हैं, मैंने बताया था अभी कि कुछ चीजें नई भी मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक 5 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है, 5 किलो का एक कोई आपके पास में कोई थिंक है, कोई भी वस्तु है आपके पास में, यदि आपको उससे खींचने के लिए कहा जाए तो आप हल्का सा उसमें फोर्स लगाएंगे, देन उसे आप खींच देंगे। ऐसे वो 10 kg का हो जाए तो आपको थोड़ा सा बल बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो जो है 50 kg का हो जाए तो आपको बल और बढ़ाना पड़ेगा, और 100 kg पर आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि मास चेंज हो रहा है, द्रव्यमान बदल रहा है तो बल भी बदल रहा है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है द्रव्यमान पर, यानी मूल राशि पर ये डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसके हम कह रहे हैं व्युत्पन्न राशि। बात समझ में आई एकदम व्युत्पन्न राशि की? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सब कुछ। और यदि समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, देन मैं समझ जाऊंगा कि किस किस के समझ में आ रहा है, किसके नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आता है मात्रक। यूनिट किसे कहते हैं? कि भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का भार है, वजन है उसका, तो हम उसे काय में नापेंगे? किलोग्राम में, ग्राम में, टन में, क्विंटल में, इनमें ही तो नापा जाता है, ठीक है ना। तो जिस भी रूप में हम उसे नापते हैं वह उसका मात्रक कहलाता है। जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर किलोग्राम है। तो मात्रक भी सर दो प्रकार के होते हैं, मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, भाई जो मूल राशियां थी ऐसे वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही थी, ऐसे ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मूल मात्रक की बात करें, वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है मूल मात्रक कहलाते हैं, और वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के उपयोग करके ही व्युत्पन्न किया जा सकता है वे हमारे लिए व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम द्रव्यमान के मात्रक की बात करें तो एक केजी होगा, ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये ग्राम भी हो सकता है, क्विंटल भी हो सकता है। टाइम का सेकंड, आवर, मिनट, और भी। ये बल का यहाँ पर जो है वैसे तो न्यूटन होता है, और बल अगर हम यहाँ से बात करें बराबर एम ए से, तो एम यानी कि
आपके लिए जो है भार है, और भार का जो यानी वजन है, द्रव्यमान है, इसके लिए केजी होगा, इनटू में त्वरण है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये बात किससे आ रही है? मूल मात्रकों से आ रही है, इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक हैं इनके। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। अब है मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिटों के भी भैया सिस्टम है अलग अलग। पहला सिस्टम है सीजीएस। देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर हमारे देश में कोई चीज अगर जैसे कि किलो से बिक रही है, ठीक है, 1 किलो 2 किलो, हमारे यहाँ किलो के हिसाब से रेट बता देते हैं। ठीक है, अब आप विदेश में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पाउंड से मिले, ठीक है ना, वहाँ अलग कुछ उन्होंने अपना यूनिट रखा हो। तो इसलिए जो है एक यूनिट बनाई गई अंतरराष्ट्रीय पद्धति। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम एक 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पहले ही पद्धति है सीजीएस पद्धति, या मेट्रिक पद्धति से हम कहते हैं, मेट्रिक सिस्टम इसे कहते हैं। तो इस पद्धति में द्रव्यमान लंबाई समय को, द्रव्यमान लंबाई और समय को क्रमशः ग्राम, यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे, लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में मापा जाता है। जबकि एमकेएस में इस पद्धति में द्रव्यमान लंबाई समय को क्रमशः, यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में मापा जाता है। और फिर है एफपीएस पद्धति या ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति में द्रव्यमान लंबाई और समय को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ये सभी अलग अलग सिस्टम्स हैं, हर जगह के अपने अपने हिसाब से जो भी जैसे भी वो यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंटरनेशनल यूनिट जो बनाया गया, एसआई यूनिट जिसे हम कहते हैं, चौथे पॉइंट पर मैं कह रहा हूं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी एक ही सिस्टम पूरे दुनिया में सेम चलता हो, तो वो सिस्टम है यहाँ पर कि ये पद्धति एमकेएस का परिवर्तित रूप है, यानी कि जो सारे देशों में चलती है एक ही पद्धति, उसे हम एसआई पद्धति कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम हम उसे कहते हैं, मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति हम उसे कहते हैं। तो ये भैया एमकेएस का ही परिवर्तित रूप है। जैसे कि एमकेएस में ये आपके लिए क्या था, ये मीटर था, मास क्या था, मास को किलोग्राम में और लेंथ को, या फिर ये तो मीटर हुआ और ये किलोग्राम और ये सेकंड, एमकेएस, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अनुमोदित कर दिया गया था, एमकेएस को ही क्या बना दिया गया था, एसआई। और एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां, यानी 7 तो मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक और होते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, वो मैंने नीचे लिख दिया है। जो है एसआई पद्धति में आपके लिए 7 तो आपको मूल मात्रक मिलेंगे, 2 आपको मिलेंगे पूरक मात्रक, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे मूल मात्रकों की। मूल मात्रक कौन से होंगे? ये मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे। कौन कौन? द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है, लंबाई के लिए मीटर है, समय के लिए सेकंड है, ताप के लिए केल्विन है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर है, प्रदीपन तीव्रता के लिए कैंडेला है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल है। ये इनके प्रतीक हैं, इनको ऐसे करके दिखाया जाएगा। यानी कि द्रव्यमान को भाई हर आदमी अलग अलग तरीके से है। अगर आप सोने की चीज खरीदने जाओगे तो वहां आपको ग्राम या मिलीग्राम के हिसाब से लेना पड़ेगा, बट अगर इसको आप किलोग्राम में अगर आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो आप इंटरनेशनल सिस्टम पर जा सकते हैं। इंटरनेशनल में आप ऑलवेज ये सिस्टम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं वो ये लाए जाते हैं। और पूरक मात्रक बस 2 ही हैं, समतल कोण जिसका की मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण या घन कोण जिसे हम कहते हैं उसका होता है स्टेरेडियन। इस वीडियो में अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही है। यदि कोई पूरे वीडियो में आपको समस्या रही है, मैंने पूरा लिख दिया था, फिर मैंने जल्दी जल्दी आपको समझा दिया, वो समय को बचाने के लिए समझा दिया गया। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। ये मेरा फिजिक्स का पहला वीडियो है। इससे पहले मेरे मैथ के वीडियो 12th क्लास के मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको किसी भी सब्जेक्ट में यानी कि फिजिक्स और मैथ, इन दोनों में अगर आपको कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगा। और मैंने इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया है, यदि वो आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। और ध्यान रखें, हमारे अगले वीडियो का अगला वीडियो हमारा जल्द आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं आपको एक वीडियो देता रहूं। और फिजिक्स का मैं आपको पूरा सिलेबस कराने वाला हूं।
ऐसे ही हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।